Hello everyone, this is me Shalini. Welcome you all on the Ab Initio Judiciary YouTube channel. और आई होप कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अपकमिंग एग्जाम्स की लेन में बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आपके आने वाले हैं। यूपी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में वैकेंसी हैं जो आ जाएंगी और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। कंपटीशन बहुत हाई है क्योंकि बहुत ही लॉन्ग टर्म के बाद से ये वैकेंसी 3-4 साल के बाद आ रही है, तो कंपटीशन भी बहुत हाई रहने वाला है। इसलिए अब हम प्रिपरेशन को अपने स्टार्ट करने वाले हैं यूपी जुडिशरी के पर्पस से, जिसमें जो माइनर एक्ट ऐड हुए थे जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों में ही कवर किए जाने हैं, तो हम उनको 1 बाय 1 अब डेली ही डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप डे बाय डे आपका एक एक्ट तो तैयार हो जाए, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। क्योंकि अभी से ही हम अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो एट द एंड हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, भले ही टाइम हमें कम मिलता है। जैसा कि हमने लास्ट ईयर का पैटर्न देखा था कि हमें सिर्फ प्रीलिम्स के लिए 2 महीने ही मिले थे। तो अगर इस तरीके से भी नोटिफिकेशन आती है तो हम जब ऑलरेडी तैयार रहेंगे ये सारी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, तो ये हमारे लिए ओवरबर्डन नहीं होगा। तो इसीलिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी जुडिशरी। और भी स्टेट है जहां पे ये एक्ट पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो आज हम इस बहुत ही छोटा सा एक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, और एज वेल एज मेंस के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जनरल पब्लिक में देख रहे हैं, जनरल एट लार्ज देख रहे हैं, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर वुमेन को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके लिए क्या लॉज बनाए जा रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए क्या लॉ बनाए जा रहे हैं, ये पता होना चाहिए। तो इसलिए आज हम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एज वेल एज नॉलेज पर्पज से भी हम इस एक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीटली बहुत ही छोटा सा और क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इस एक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी एक्ट को जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए इस एक्ट के बारे में। लाइक वो एक्ट को लाने के पीछे का रीजन क्या था, साथ ही साथ उस एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं, अगर चैप्टर है तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, ये सारी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन है। और छोटे जो एक्ट होते हैं, जो माइनर एक्ट होते हैं, यहाँ से ये चीजें पूछी ही जाती हैं। तो इसलिए हम एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी पॉइंट्स बनते हैं वो एक भी आपके छूटे नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक्ट का नाम ही, क्योंकि एक्ट का नाम बड़ा है और ईयर भी इसका इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमें कंफ्यूज करने के लिए 2-3 और ईयर दे दिए जाते हैं, जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और करेक्ट आंसर मार्क नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक्ट का नाम ही याद रखना है। एक्ट का नाम क्या है? द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। ठीक है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल सेक्शंस कितने हैं? ठीक है, टोटल यहाँ पे 10 सेक्शंस हैं और यहाँ पे कोई भी चैप्टर गिवन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट जो है उसमें सिर्फ 10 सेक्शंस हैं और कोई भी चैप्टर गिवन नहीं है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि एक चैप्टर 2 चैप्टर, तो चैप्टर सीधे नो। 10 सेक्शन है, नो चैप्टर्स, नो चैप्टर हैज बीन गिवन। अब यहाँ पे क्विकली सम अप करते हैं सेक्शंस को कि कितने कितने सेक्शन है और कौन से सेक्शन में क्या दिया है, देन हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हमारे एग्जाम में बनते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए भी दे सकता है कि इन सेक्शंस को उनके करेक्टिव प्रोविजन के साथ रिलेट करिए। तो इस तरीके से आपको भी लर्न होना चाहिए। तो इंडेक्स तो आपको लर्न ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में बात करता है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस गिवन है, जिसमें 6 डेफिनेशन दी हैं ए से लेके एफ तक। अभी हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे है सेक्शन 3 में प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सेक्शन 4 है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स एटसेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो ये दोनों जो हैं ये मैंडेटरी प्रोहिबिशन के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 बात करता है पार्ट्स टू इंटर एंड सर्च। सेक्शन 6 में है पेनल्टी। सेक्शन 7 बात करता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। सेक्शन 8 में है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड अवेलेबल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देख सकते हैं आप कि इंडेक्स से ही कुछ क्वेश्चन, तो आपके आंसर्स जो हैं वो इंडेक्स से ही याद हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑफेंसेस जो इसमें होंगे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट में, वो उनका नेचर क्या होगा? वो कॉग्निजेबल होंगे और साथ ही साथ वो अवेलेबल नेचर के भी होते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है।
अब है सेक्शन 9, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ये क्वेश्चन, ये जो इंडेक्स बेस्ड है सेक्शन 9 का जो प्रोविजन है, ये बार बार पूछा जाता है और ये आपको हर एक्ट में, जितने भी आपको माइनर एक्ट दिखेंगे वो सब एक्ट में आपको ये प्रोविजन तो जरूर दिखता है। ठीक है, तो सेक्शन 9 याद रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो वहां पे कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी या सिविल लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। आता है नेक्स्ट है सेक्शन 10, पावर टू मेक रूल्स। ठीक है, तो कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर दिया जाता है, कभी स्टेट गवर्नमेंट को पावर लेजिस्लेचर कन्फर करती है कि वहां पे रूल मेकिंग कर सकते हैं। तो अभी हम आगे जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन एक्ट के रिस्पेक्ट में किसको पावर कन्फर किया गया है रूल मेकिंग का। तो ये था हमारा सेक्शन का डिस्कशन। अब हम आते हैं अपने कोर डिस्कशन पे। ठीक है, आई होप कि आपने ये पॉइंटर्स नोट कर लिए होंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंटर्स को यहाँ पे मैं नोट कराती जाऊंगी और आप साथ साथ में अपने बैरक में नोट भी करते जाइएगा। अब आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अक्सर आपको एक्ट नंबर पूछ लिया जाता है क्योंकि ये सब माइनर एक्ट हैं, तो यहाँ पे एक्ट नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उनको भी याद रखेंगे। तो इस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है? इसका है एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986। ठीक है, एक्ट नंबर 60 याद रखिएगा, एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986। और ये क्या है? ये प्रेसिडेंशियल असेंट की डेट है। प्रेसिडेंशियल असेंट जो है इस एक्ट को कब मिली थी? 23 ऑफ दिसंबर 1986 को। इसी को हम डेट ऑफ इनैक्टमेंट भी बोलते हैं। जब किसी भी जो वो बिल है उसको जब प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाती है तो वहां पे उस एक्ट को बोलते हैं कि डेट ऑफ इनैक्टमेंट, वही उस एक्ट की डेट ऑफ इनैक्टमेंट हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंशियल असेंट इसको कब मिली थी? 23 ऑफ दिसंबर 1986। अब आते हैं प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल किसी भी एक्ट का बताता है ऑब्जेक्ट, पर्पस, कि किसी एक्ट को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, या फिर साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको एक्ट को बनाने का जो लेजिस्लेचर के पास पावर है वो कहां से डिराइव हुआ है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है वो लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को एक पावर प्रोवाइड करती है जिससे कि वो वुमेन और चाइल्ड के वेलफेयर के लिए लॉ बना सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसको बनाने का जो डेरिवेशन है, जो पावर कन्फर है, जो पावर डिराइव किया गया है लेजिस्लेचर ने, वो कहां से किया है? वो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से किया है। तो ये भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, वहां से लेजिस्लेचर ने अपना ये पावर डिराइव किया है और वुमेन के वेलफेयर के लिए, वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ जो है वो बनाए गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसका प्रीएम्बल जो है वो बताता है कि ये एक्ट आखिर क्यों बनाया गया है, क्या पर्पस है। ठीक है, तो वो देखते हैं। सो एन एक्ट टू प्रोहिबिट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, यहाँ पे इस एक्ट को बनाया गया है किस लिए? जिससे कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को प्रोहिबिट किया जा सके। किस किस थ्रू? अगर एडवर्टीजमेंट के थ्रू होता है, पब्लिकेशन के थ्रू इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, राइटिंग में, पेंटिंग, फिगर्स के थ्रू हो रहा है, ये किसी अदर मैनर में भी हो रहा है विद द एडवेंट ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ अदर मैनर भी एडवेंट होते हैं जिससे कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन होता है, तो उनको भी प्रोहिबिट किया जा सके। तो ये पूरे एक्ट का पर्पस यही है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये कौन से ईयर में हुआ था? तो 77th ईयर ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 77th ईयर ऑफ रिपब्लिक में ये जो एक्ट है वो बना था। ओह सॉरी, 37th। ठीक है, 37th ईयर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल हमने देख लिया था, जो एक्ट का मेन नेम है वही शॉर्ट टाइटल होता है, द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होता है आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 ऑफ अक्टूबर 2019। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक्ट, जितने भी एक्ट थे वो 31 अक्टूबर 2019 के पहले जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगते थे। बट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जिससे कि वो अपने लिए खुद लॉ बना सकते थे, तो वो उसको रिवोक कर लिया गया था, जिसकी वजह से अब जितने भी लॉज हैं इंडिया में, जितने भी लॉज हैं वो इक्वली जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अब जो है ये एक्ट का एप्लीकेशन होल ऑफ इंडिया पे है।
अब आते हैं, इट शेल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है इस एक्ट की, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1986 की जो डेट है, 2 अक्टूबर 1987, ठीक है, 1987 जो है ये आपकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। अभी हमने जब देखा था तो वो डेट ऑफ इनैक्टमेंट ही थी, प्रेसिडेंशियल असेंट की डेट थी। ये होल ऑफ इंडिया पे कब से एप्लीकेबल हो गया, कब से अप्लाई होने लगा, तो ये डेट ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1987। अब आते हैं हम अपने डेफिनेशन क्लॉज पे। डेफिनेशन क्लॉज में टोटल 6 डेफिनेशन है और सारी की सारी डेफिनेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि हम इन्हें छोड़ सकते हैं। किसी भी डेफिनेशन को आप देखेंगे तो ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है और यहां से एक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन क्लॉज पे। डेफिनेशन गिवन है 2A में एडवर्टीजमेंट दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोहिबिट तो एडवर्टीजमेंट को भी किया गया है, वुमेन्स के इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन अगर एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो रहा है तो उसको भी प्रोहिबिट किया गया है, इसलिए एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो includes any visible representation made by means of light, sound, smoke और गैस। तो आप देख सकते हैं कि इसमें और भी मीन्स आ सकते हैं। जहां पे इंक्लूसिव डेफिनेशन है इसका मतलब ये है कि वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, अदर मीन्स विद द एडवेंट ऑफ टाइम भी उनको इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन में इन मोड्स के थ्रू भी अगर किया जाता है एडवर्टाइजमेंट तो वो भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में आएगा। अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मींस ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। तो ये ध्यान रखिएगा। 2B में डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। तो ये ध्यान रखिएगा, वेदर फ्री और अदरवाइज। नेक्स्ट है C, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो इसी बात के अराउंड में ये पूरा ही जो एक्ट है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का मतलब क्या होता है, मींस द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमेन, हर फॉर्म, body, any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory to, denigrating women or is likely to deprave, corrupt, injure the public morality or morals। तो ये सारी चीजों को हम बोलते हैं कि indecent representation किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से वुमेन्स के किसी भी फिगर का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जिससे कि वो जो पब्लिक मोरालिटी है उसको डेनिग्रेट करती है, डिग्रेड कर रही है, ठीक है, डिप्राइव कर रही है, तो वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में आएगा। अब है 2D में लेबल। लेबल मीन्स एनी रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफिक्स्ड टू और अपीयरिंग अपॉन एनी पैकेज। यहाँ पे हम डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बात कर रहे हैं और जो बैरक में लिखी है वर्ड्स ये, क्योंकि आपके जब एग्जाम में पूछा जाता है तो डिट्टो यही लाइन उठा के दे दी जाती है, ठीक है, एक आध वर्ड चेंज कर दिए जाते हैं अगर आपको कंफ्यूज करना है तो इसलिए हम बैरक पे ही स्टिक रहेंगे जिससे कि हमारी लाइन टू लाइन हमें चीजें याद हो और मतलब एग्जैक्ट हमें वही पॉइंट्स याद हो जो बैरक में दिया हुआ है, जिससे कि एग्जाम में फर्दर हमारे गलत होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। आगे है 2E में पैकेज इंक्लूड्स अ बॉक्स, कार्टून, टिन और अदर कंटेनर्स। F में प्रेस्क्राइब दिया है। तो हमने बात की थी कि टोटल इसमें 6 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। 6 डेफिनेशन में आपकी 4 डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2 डेफिनेशन को आप ये जब 4 याद कर सकते हैं तो 2 तो ध्यान में रख ही सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कोर डिस्कशन। सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सेक्शन 3 में जो प्रोहिबिशन लगाया गया है, ठीक है, सेक्शन 3 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पर प्रोहिबिशन लगाया गया है जो कि कंटेन करता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे ये जो प्रोहिबिशन है ये मैंडेटरी प्रोहिबिशन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का जो प्रोहिबिशन है उसका नेचर क्या है, डिस्क्रिशनरी प्रोहिबिशन है, डायरेक्टरी है या मैंडेटरी है। तो ये ध्यान रखना है कि मैंडेटरी प्रोहिबिशन लगाया गया है। अब यहाँ पे नो पर्सन शैल
publish, cause to be published or arrange, take part in the publication or exhibition of any advertisement which contain indecent representation of women in any form। ठीक है, किसी भी फॉर्म में अगर ये किया जा रहा है तो फिर उसको जो क्षमादान है वो नहीं मिलेगा, वो उसको लाइबिलिटी उसकी अराइज होगी ही, इंकर होगी ही। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये जो शैल वर्ड दिया है, ठीक है, शैल वर्ड जो दिया है यही डिनोट करता है कि ये जो एक्ट है ये मैंडेट मतलब ये जो प्रोविजन है ये मैंडेटरी नेचर का है। और इसकी जो लैंग्वेज है इस सेक्शन की वो क्या है, नेगेटिव लैंग्वेज है, क्योंकि नो वर्ड से शुरू हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसकी जो लैंग्वेज है वो नो से शुरू हो रही है, इसलिए नेगेटिव लैंग्वेज। Next, section 4, prohibition of publication or sending by post of books, pamphlets, etc. containing indecent representation of women। तो ये एक्ट भी जो है नेगेटिव लैंग्वेज है और मैंडेटरी है। यहाँ पे शैल वर्ड यूज किया गया है जिसकी वजह से ये इसको मैंडेटरी बना देता है। तो कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू प्रोड्यूस, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट और सेंड बाय पोस्ट any book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation or figures which contain indecent representation of women in any form। तो यहाँ पे उस चीज को भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई पब्लिकेशन किया जाता है, सेंडिंग की जाती है बुक ऑफ पोस्ट, पैम्फलेट एक्सेट्रा, जिसमें जो कंटेन करता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, तो उनको कंप्लीटली प्रोहिबिट किया गया है। और उसके लिए अगर वो उसको मानते नहीं है तो फिर वहां पे लाइबिलिटी अराइज होगी। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि लाइबिलिटी क्या अराइज होती है, कितनी पनिशमेंट वगैरह दी जाती है, ये भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे प्रोवाइडेड दिया है, ये जो मेन प्रोविजन है, ठीक है, यहाँ पे प्रोहिबिशन लगाया गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे छूट जो है वो प्रदान की जाती है। तो हम उनको देखने वाले हैं कि एग्जेम्पशंस कहाँ पे मिलते हैं, प्रोवाइजोस को भी हम ध्यान से रीड करेंगे। प्रोवाइडेड एंड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, तो इनका एप्लीकेशन, ये प्रोविजन जो मेन है यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। देखते हैं कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे ये एक्ट का प्रोहिबिशन जो है वो अप्लाई नहीं होता है। पहला है any book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation और figure इनसे रिलेटेड है। पहला है the publication of which is proved to be justified as being the public good। ठीक है, पब्लिक गुड में अगर जस्टिफाइड है तो वहां पे ग्राउंड दैट सच बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, representation, figures is in interest of science, literature, art, learning और other objects of general concern। ठीक है, तो जहाँ पे वो पब्लिक गुड के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस, लिटरेचर या अदर फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल कंसर्न के लिए इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जानना चाहिए उस चीज के बारे में, तो फिर वहां पे जो इस एक्ट का प्रोहिबिशन लगाया गया है, इस प्रोविजन का प्रोहिबिशन जो है वो नहीं एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल लर्निंग के लिए या लिटरेचर, अदर वर्क्स के लिए अगर कोई एक्ट किया जाता है इस तरीके से तो फिर वहां पे इसका प्रोहिबिशन नहीं लगेगा और कोई लाइबिलिटी भी इंकर नहीं होगी। सेकंड क्या है, विच इज केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर द रिलीजियस पर्पस। और अगर कोई इस तरीके का, जैसे हम अजंता एलोरा की गुफाओं में भी देखते हैं कि कुछ हमें इस तरीके से पोर्ट्रेट हैं जो मिल जाते हैं, जो नक्काशी है दीवारों पे की जाती है, तो वो उस टाइम के कलाकारी को, कलाकृतियों को शो करती है। तो इस वजह से जो स्कल्पचर्स, कैरिकेचर बनाए जाते हैं तो वो उन टाइप मतलब उन समय के सारी चीजों को शो करते हैं। तो इसलिए हम उन्हें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर उनको ही इंडिसेंट में रख दिया जाएगा तो लोगों को हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिलीजियस पर्पस के लिए हैं या रिलीजियस चीजों को डिपिक्ट करती हैं या हमारे हिस्ट्री के बारे में, साइंस, लिटरेचर के बारे में बताती हैं, तो उनको इससे बाहर रखा गया है जिससे कि जनरल पब्लिक को उनके बारे में कंसर्न रहे, अवेयरनेस रहे। तो इसलिए इनको ध्यान रखेगा। बी दिया है एनी रिप्रेजेंटेशन, स्कल्पचर, इंगेव, पेंटेड, अदरवाइज रिप्रेजेंटेटेड ऑन इन। तो अभी हमने जिसके बारे में बात की वो ये है। ठीक है, तो कोई भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, विद इन द मीनिंग ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958, तो वहां पे भी कोई स्कल्पचर्स मिलते हैं, कोई इंग्रेव्ड, पेंटेड या अदरवाइज कोई रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो उसको भी यहाँ पे जो एग्जेम्पशन है वो प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी इंकर नहीं होती है। या any temple or in any car used for the conveyance of idols, kept or used for any religious purpose, वहां पे भी नहीं होगा।
any film in respect of which provision of part 2 of Cinematographic Act 1952 will be applicable। तो इन सारी चीजों को एग्जामिशन दिया गया है और इन पे कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी इंकर नहीं होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सेक्शन 5 पे, पावर टू एंटर एंड सर्च। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा पाया जाता है कि कहीं पे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो रहा है, तो वहां पे पावर सर्च का और एंटर करने का किसके पास दिया गया है, तो अब हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन 5 जो है वो पावर कन्फर करता है टू एंटर एंड सर्च। अब देखते हैं कि किसको ये पावर दिया गया है। सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब एनी गैजेटेड ऑफिसर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एनी गैजेटेड ऑफिसर, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है, एनी गैजेटेड ऑफिसर है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट में विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया विच ही इज सो ऑथराइज्ड। एंटर कर सकते हैं एंड सर्च कर सकते हैं ऑल रीजनेबल टाइम्स विद सच असिस्टेंस इफ एनी ही considers necessary any place in which he has reason to believe that an offense under this act has been done or being committed। ठीक है, तो जब भी उनको रीजनेबल बिलीव लगता है कि हाँ यहाँ पे ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट हो रहा है या फिर हो सकता है, तो वहां पे वो किसी भी रीजनेबल टाइम पे एंटर करके वो सर्च का जो ऑपरेशन है वो चला सकते हैं। बी क्या है, सीज कर सकते हैं अगर कोई एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, कोई बुक के थ्रू, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म्स, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, photograph, representation or figures which he has reason to believe contravenes any of the provision of this act, तो वो उसको सीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, examine any record, register, document or any other material objects found in any place mentioned in the clause A of the C same if he has reason to believe that it may furnish। तो साथ ही साथ वो एग्जामिन भी, अगर वहां पे कोई चीज रखी हुई है, कोई भी एडवर्टीजमेंट, बुक, पैम्फलेट वगैरह रखे हुए हैं, तो वो उनको एग्जामिन भी कर सकते हैं। और एग्जामिन करने के बाद अगर उनको लगता है कि ये यहाँ पे छोड़ा नहीं जा सकता है, हमें इनको अपने साथ लेके जाना चाहिए क्योंकि फर्दर इसका यूज किया जा सकता है, तो फिर वहां पे वो अपने साथ उसको भी कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रोवाइजो दिए हैं, देखते हैं उन्हें वन बाय वन। प्रोवाइडेड दिया है, नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन इज मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट। तो अगर उन्हें सर्च करना है, एंटर करना है, ठीक है, तो वहां पे जो गैजेटेड ऑफिसर हैं उनको एक वारंट लेना होगा जब वो ड्वेलिंग हाउस में सर्च कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा और ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। Provided further that power of seizure under subsection may be exercised in respect of any document, article, thing which contain any such advertisement, including the contents, if any, of such document, article or things, if the advertisement cannot be separated by reason of being embossed or otherwise from such document, article or other things affecting the integrity, utility, sellable value thereof। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सर्च और सीजर के रिस्पेक्ट में सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होता था, तो यहाँ पे सेक्शन 94 एप्लीकेबल होता था। पर हम जानते हैं कि अभी क्रिमिनल जो एक्ट हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनएसएस आ चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 97 सेक्शन जो है, सेक्शन 97 बीएनएसएस जो है, वो अब सेक्शन 94 बीएनएसएस में जो सीआरपीसी में जो प्रोविजन दिए थे, सेक्शन 94 सीआरपीसी के जो प्रोविजन है वो अब सेक्शन 97 बीएनएसएस में हो चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे जनरली ही कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जनरली ही कोई पूछ दे रहा है, तो भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी लेजिस्लेचर जब भी चेंजेस करती है तो चेंजेस तो ब्रॉड करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन से ये एक्ट एप्लीकेशन में आ चुके हैं, तो वहां से जितने भी कंसर्न्ड एक्ट हैं जहां पे भी उनका मेंशन है, उनको तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभी तक चेंजेस ब्रॉड नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे सेक्शन 94 सीआरपीसी ही ध्यान रखना है। बट आउट ऑफ कंसर्न और नॉलेज के पर्पज से हमें ये ध्यान रखना है कि ये अब 97 बीएनएसएस हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड क्या है, वेयर एनी पर्सन सीजेस एनीथिंग अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ही शैल एज सुन एज मे इन्फॉर्म द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट एंड टेक हिज ऑर्डर एज टू द कस्टडी देयरऑफ। ठीक है, तो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर अगर कोई सर्च सीजर वगैरह करता है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिकवरी होती है उसको जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा उस एरिया का, वो उसको इंटीमेट करेगा, वो उसके सामने उसको सुपुर्द करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पेनल्टी। ठीक है, यहाँ पे पेनल्टी कितनी इंपोज की जाएगी अगर जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको नहीं फॉलो किया जाता है। तो
तो सेक्शन 6 पेनल्टीज के बारे में बात करता है। एनी पर्सन कंट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 सेक्शन 4 शैल बी पनिशेबल फर्स्ट कन्विक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कन्विक्शन के अगर रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो यहाँ आइदर डिस्क्रिप्शन ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइदर डिस्क्रिप्शन में फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज। ठीक है, 2000 रुपीज, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर यही सब्सिक्वेंटली किया जाता है, एक बार आप हो चुका है, कन्विक्ट हो चुके हैं, बट आप सब्सिक्वेंटली सेकेंड टाइम वही एक्ट कर रहे हैं, तो फिर पेनल्टी क्या होगी? तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ, मतलब सेकेंड टाइम में अगर आप कर रहे हैं तो 6 मंथ से कम नहीं होगा और ये एक्सटेंड कर सकता है 5 ईयर्स तक। एंड जो फाइन है, ठीक है, वो 10K से कम नहीं होगा और कितना एक्सटेंड हो सकता है? ये 1 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। तो ये पेनल्टी का जो अमाउंट है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कन्विक्शन अगर हो रहा है तो आइदर डिस्क्रिप्शन में 2 ईयर तक का हो सकता है और 2 लाख पेनल्टी लगाई जा सकती है, 2K तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन सेकेंड और सब्सिक्वेंटली अगर ये एक्ट किया जाता है तो 6 मंथ से कम की इम्प्रिजमेंट नहीं होगी, एक्सटेंड कर सकती है 5 ईयर्स तक और जो पेनल्टी का अमाउंट है वो 10K से कम नहीं होगा और ये 1 लाख तक एक्सटेंड कर सकता है। तो ये पूरा ही आपको ध्यान रखना है। प्रोवाइडेड दिया है that nothing contained in this subsection shall render any person liable to any punishment if the proves that offense was committed without his knowledge and he had acted in all due diligence to prevent the commission of such offense। तो यहाँ पे गुड फेथ को तो हमेशा ही सुपीरियोरिटी दी जाती है। अगर गुड फेथ में और उस पर्सन को कोई नॉलेज ही नहीं थी उस चीज के बारे में कि उसके एक्ट की वजह से इस तरीके से हो जा रहा है, तो यहाँ पे उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। ठीक, लेकिन हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मिस्टेक ऑफ लॉ है उसका एग्जाम्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वो सभी चीजें जो कोर्ट है, जब उनके सामने ये चीजें जाएंगी तो कोर्ट ये सारी बातों को भी डिस्कस करती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिलता है बट मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफेंस नहीं मिलता है, ये बात को भी हमें ध्यान में रख के चलना होगा। नेक्स्ट सेकेंड है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन। तो ये नॉट विथस्टैंडिंग है, मतलब ओवर राइडिंग प्रोविजन है कि पहले में कुछ भी कह दी, सॉरी यहाँ पे सेक्शन 7 हमें डिस्कस करना है। सेक्शन 7 हमें डिस्कस करना है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ऑफेंस कमिट किया जाता है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, तो उनकी क्या लायबिलिटी इंकर होगी? तो यहाँ पे वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय एनी कंपनी, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस हैज कमिटेड वाज इन चार्ज ऑफ or was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punishment accordingly। तो कोई भी पर्सन जिसको अथॉरिटी प्रोवाइड की गई थी उस कंपनी को मैनेज करने के लिए, तो फिर वहां पे अगर इस तरीके का कोई एक्ट होता है तो वहां पे उनकी लाइबिलिटी इंकर होगी। अब यहाँ पे प्रोवाइडेड दिया है दैट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन। तो कोई भी पर्सन अगर वो बताता है कि हाँ ड्यू डिलिजेंस में वो वर्क कर रहा था और उसको उस जो भी एक्ट हो रहे हैं वो उसके पीठ पीछे हो रहा था, उसको कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, रीजनेबल एक जो नॉलेज होनी चाहिए उसको कोई भी नॉलेज नहीं है कि क्या हो रहा है, तो फिर वहां पे जो एग्जेम्पशन है वो मिल जाएगा और उसकी कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी इंकर नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। सेकंड क्या है? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, मतलब पहले वाले प्रोविजन में कुछ भी कह दिया गया है वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, इट इज प्रूव्ड दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट or connivance or is attributed to the neglect on the part of any director, manager, secretary or other ठीक है। So the officer of the company, such director, manager, secretary, other officer shall be proceeded against and punished accordingly। ठीक है, तो कंपनी के अंडर में सिर्फ कंपनी ही नहीं जो अदर मेंबर्स हैं, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो लोग भी इन्वॉल्व थे, तो मेंबर हो, डायरेक्टर हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, वो जिस तरीके से पनिशमेंट दी गई है अकॉर्डिंगली वो पनिश किए जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। अब कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ डेफिनेशन दी है, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हें एक बार देखते हैं कि क्या क्या एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन दी गई हैं। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको ये सब दिखेगा भी। ठीक,
अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कंपनी को डिफाइन किया गया है। कंपनी मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स फर्म अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बी में डायरेक्टर दिया है, डायरेक्टर इन रिलेशन टू फर्म मींस द पार्टनर इन द फर्म। तो ये बार बार पूछा जाता है, अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए थे, वहां पे भी कंपनी की डेफिनेशन में पूछा गया था, डायरेक्टर में भी पूछा गया था कि पार्टनर ऑफ द फर्म भी डायरेक्टर में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब 8 में आते हैं ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। तो इस एक्ट के जो ऑफेंसेस हैं वो क्या हैं, वो कॉग्निजेबल नेचर के हैं और साथ ही साथ बेलेबल भी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा और ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट बी कॉग्निजेबल। 9 में दिया है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो कोई भी पर्सन अगर गुड फेथ में एक्ट करता है तो उसके ऊपर कोई भी ना सिविल लाइबिलिटी होगी ना क्रिमिनल लाइबिलिटी इंकर होगी, किसी भी तरीके का कोई प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर नहीं चलाया जाएगा। सेक्शन 9 इसके बारे में बात करता है। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग विच इन गुड फेथ और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। अब आते हैं सेक्शन 10 में पावर टू मेक रूल्स। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। बस एक पॉइंट आपको सेक्शन 10 में याद रखना है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के रिस्पेक्ट में पावर किसके पास है, टू मेक रूल्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक रूल्स। तो ये था हमारा पूरा एक्ट जिसको हमने समरी वे में डिस्कस किया है। अब हम क्विकली सम अप करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो हमें डिस्कस करने चाहिए थे। सबसे पहले एक्ट नंबर क्या था, आपको एक्ट का नाम याद रखना है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। उसके बाद आपको एक्ट नंबर याद रखना है, एक्ट नंबर 60 है ऑफ 1986। साथ ही साथ इसकी आपको डेट ऑफ इनेक्टमेंट याद रखनी है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसकी 2 अक्टूबर 1987 है। ये ध्यान रखना है, ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। टोटल इसमें 10 सेक्शंस हैं और यहाँ पे सेक्शन 3 और 4 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट और उसके सर्कुलेशन के बारे में करता है। कुछ एक्सेप्शंस भी प्रोवाइडेड किए गए हैं। उसके बाद आपके सर्च एंड एंटर का पावर वो किसी भी गैजेटेड ऑफिसर को है और जब उसको सारी चीजें कंपाइल होती हैं तो वो जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा वो उसके सामने इसको सबमिट करेगा। फिर क्या आपको याद रखना है, आपको पेनल्टी याद रखनी है कि अगर फर्स्ट टाइम में अगर सेक्शन 3 और 4 का वायलेशन होता है तो फर्स्ट कन्विक्शन जो होगा वो आपका होगा यहाँ पे ध्यान रखना है, सॉरी जो पेनल्टी है वो होगी आपकी 2K, ठीक है, 2K और 2 साल तक का इम्प्रिजमेंट हो सकता है। साथ ही साथ जब अगर सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंटली अगर कोई करता है तो वहां पे 6 मंथ से कम नहीं होगा, 5 ईयर तक एक्सटेंड हो सकता है। साथ ही साथ जो पेनल्टी का अमाउंट है वो 10,000 से कम नहीं होगा और वो 1 लाख तक एक्सटेंड कर सकता है। तो ये पेनल्टी याद रखनी है। सेक्शन 7 बात करता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। सेक्शन 8 में दिया है कि ये ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल होगा और साथ ही साथ बेलेबल भी होगा। फिर है सेक्शन 9 जो बात करता है कि अगर एक्शन जो है वो गुड फेथ में लिए जाते हैं तो कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, सूट फाइल नहीं किया जाएगा, कोई क्रिमिनल या सिविल लाइबिलिटी इंकर नहीं होगी। और सेक्शन 10 एट द एंड बात करता है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के रिस्पेक्ट में जो रूल मेकिंग पावर है वो किसको दिया गया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। तो ये था पूरा ही एक्ट जिसको हमने क्विकली सम अप किया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पॉइंट्स यहीं पे लर्न हो गए होंगे। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, तो यहीं तक आपको सारे इतने पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और आप इसमें से कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। छोटा सा तो एक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन हर पॉइंट से बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अनदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।